एक बार पुनः बेटा आप सभी का BDS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, आज ही स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। उससे पहले ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन और हैं उसी लेसन में, समझ में आ गया? वो 3 प्रश्न कवर कर लेते हैं अपन, समझ में आ गया? उसके बाद में जस्ट, ठीक है, उन तीनों प्रश्नों को पढ़ने के तुरंत बाद ही हम चलेंगे अर्थशास्त्र की ओर, ठीक है। और अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर आपको कराएंगे, ठीक है बेटा, जिसका नाम है विकास। लेकिन उससे पहले फिर कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूं। इन तीनों क्वेश्चनों को याद रखना बेटा। आपको जो ज्योग्राफी का है ना, ऑलरेडी हमारा लेसन चला हुआ था संसाधन एवं विकास, उस वाले चैप्टर में इन तीनों प्रश्नों को ऐड करना है, नोटबुक में ऐड कर देना, ठीक है। तो देखना बेटा, हालांकि मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन बन गया बेटा कि सकल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। सकल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। सकल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, सकल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सकल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। और सकल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा निकालने के बाद हम निकालेंगे बेटा कि निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इसके तुरंत बाद हम जो प्रश्न पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा निवल बोया गया क्षेत्र। कौन सा है? निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। और निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना बेटा। देखिए, जैसे मान लो बेटा ये कोई आपके पास में भूमि है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, है ना बेटा। जैसे मान लो बेटा ये हमारी कोई भूमि है, ठीक है। और इस भूमि पर याद रखना बेटा वर्ष भर में, ठीक है, इस भूमि पर वर्ष भर में जब याद रखना बेटा एक या एक से अधिक बार, ठीक है, एक या एक से अधिक बार क्या बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक बार फसलें बोई जाती हैं और उन्हें आगे लिखना, क्या लिखना है, एक से अधिक बार ही, ठीक है ना, एक से अधिक बार ही याद रखना बेटा। सीधी सी बात है, जब किसी भूमि पर वर्ष भर में एक या एक से अधिक बार फसलें बोई जाती हैं तो उन्हें एक या एक से अधिक बार ही काटा जाता है। और काटा भी कितनी बार ही जाएगा, जब एक या एक से अधिक बार बो रहे हैं, ठीक है, या एक या एक से अधिक बार हम क्या कर रहे हैं, फसलों को उगा रहे हैं, ठीक है। तो उन फसलों को एक या एक से अधिक बार भी क्या किया जाएगा, काटा भी जाएगा, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो एक या एक से अधिक बार आगे लिख देना बेटा, क्या भी किया जाता है, काटा भी जाता है, ठीक है, काटा भी जाता है। तो ये क्षेत्र तो कहलाता है बेटा आपका सकल बोया गया क्षेत्र। क्या कहलाता है? सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है बेटा। अब जो हमने सकल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा निकाली है, ठीक है, इसी का हमें क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करोगे कि वह भूमि जहां वर्ष भर में, ठीक है, केवल एक ही प्रकार की, या कहूं तो बेटा एक बार ही क्या बोई जाती है, फसल बोई जाती है और उन्हें एक बार ही काटा जाता है, एक या एक से अधिक बार नहीं, एक बार ही काटा जाता है, याद रखना बेटा। अब जो क्षेत्र बनेगा हमारा, यहां निकाल देना बेटा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आंसर की ओर, है ना। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन कि सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, ठीक है। अब सकल बोया गया क्षेत्र का आंसर निकालेंगे, जैसा मैं आपको लिखते हुए जाऊं वैसे ही आप लिख लेना, है ना बेटा। निकालिए आंसर। वह भूमि जहां वर्ष भर, वह भूमि जहां वर्ष भर एक या एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं, एक या एक से अधिक बार क्या उगाई जाती हैं, तो वह भूमि जहां वर्ष भर में एक या एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं एवं, आगे लिखना बेटा, एवं उन्हें, ठीक है, एवं उन्हें एक या एक से अधिक बार, ठीक है, एक या एक से अधिक बार बोई जाती हैं और एक या एक से अधिक बार
क्या की जाती हैं, काटी जाती हैं। ठीक है, तो एक या एक से, आगे लिखना बेटा अधिक, एक या एक से अधिक। ठीक है, एक या एक से अधिक बार क्या की जाती हैं, काटी जाती हैं। हाँ बेटा, तो वह भूमि जहां वर्ष भर में एक या एक से अधिक बार याद रखना बेटा फसलें उगाई जाती हैं और उन्हें एक या एक से अधिक बार, ठीक है, एक या एक से अधिक बार, तो लिख देना आगे एक या एक से अधिक बार लिख देना बेटा क्या भी किया जाता है, काटा भी, एक या एक से अधिक बार काटा भी जाता है। ठीक है, लिख देना बेटा ये क्षेत्र ही याद रखना सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो जाती है बेटा आपकी सकल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा। अगला चलेंगे बेटा अपन अब, है ना। अगला बराबर है निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया कि निवल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा का हमें याद रखना बेटा, या निवल बोया गया क्षेत्र की परिभाषा को निकालने के लिए हमें ऊपर जो हमने सकल बोया गया क्षेत्र पढ़ा है इसका हमें उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा कीजिए, मैं बना रहा हूं परिभाषा, आप भी अपनी नोटबुक में लिखना आना बेटा कि वह भूमि जहां वर्ष भर में केवल एक ही प्रकार की या एक बार ही फसलें उगाई जाती हैं, एवं, ठीक है, एवं उन्हें एक बार ही, ठीक है, एक ही प्रकार की या एक बार ही फसलों को उगाया जाता है और उन्हें एक बार ही काटा जाता है, वही बात मैं आपको अब लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो उन्हें आगे लिखना बेटा, उन्हें एक बार ही, आगे लिख दीजिए बेटा क्या जाएगा, एक बार ही काटा जाता है, एक बार ही क्या किया जाता है, काटा जाता है। लिख देना बेटा निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये उतार लेना बेटा, ये हो गया आपका निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है भैया, और मैं कह रहा था ना आपको कि एक प्रश्न और कराऊंगा आपको मैं इस लेसन के अंदर, तो वो प्रश्न हमारा ये है बेटा कि सतत विकास, है ना, सतत पोषणीय विकास आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं यहां बात करूंगा बेटा कि सतत विकास शब्द का या टिकाऊ विकास, सतत विकास को अपन कह सकते हैं टिकाऊ विकास, तो सतत विकास या टिकाऊ शब्द या सतत विकास शब्द का याद रखना बेटा सबसे पहले प्रयोग 1987 में, है ना, ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया, है ना। तो कब किया गया और कौन सी रिपोर्ट में किया गया वो वाली बात हमें यहाँ, ठीक है, आपको यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है यहाँ पे उतारना है प्रश्न। ठीक है, क्या उतारोगी, तो लिखना बेटा सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, उतारो सतत विकास, और इसी को मैंने कहा क्या भी कहा जाता है, टिकाऊ विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा अगला प्रश्न क्या बन रहा है अपना, और इसी में प्रश्न है और इसी में आंसर है। ठीक है ना, सतत विकास या टिकाऊ विकास, ठीक है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में किया गया। लिख दो आगे कि सतत विकास या टिकाऊ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आगे लिखना बेटा कब, 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में किया गया। तो ज्योग्राफी का जो मैं आपको बता रहा था बेटा कि इस चैप्टर में हमें तीसरा प्रश्न और ऐड करना है, वो हमारा ये रहा बेटा, है ना, कि सतत विकास या टिकाऊ विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग याद रखना बेटा 1987 में, है ना, और कौन सी रिपोर्ट में,
ब्रेंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में किया गया। ठीक है, ये आपका इन तीनों प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लेना और इन तीनों प्रश्नों को याद रखना बेटा। ठीक है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर चला हुआ है वहां पे ऐड करना है हमें इन तीनों प्रश्नों को। ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा अपन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम बेटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। किसका करेंगे बेटा? इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? विकास। ठीक है, और विकास को एक बार तो मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा समझा देता हूं कि विकास का मतलब क्या होता है ना। ये उतार लेना बेटा एक बार आप, है ना। अब विकास की एक सामान्य परिभाषा क्या बनती है कि विकास कहते किसे हैं। ठीक है, तो विकास की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना बेटा। देखें, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है ना बेटा, कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, कौन सी आय? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अशिक्षा, असमानता। ठीक है, अशिक्षा, असमानता। ठीक है, इसके अलावा गरीबी, निर्धनता या कहूं तो बेटा बीमारी, इनमें क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बताया आपको, अशिक्षा, असमानता, ठीक है, गरीबी, निर्धनता या कहूं तो बेटा बीमारी में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। ठीक है, अर्थात लोगों के जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए। अर्थात लोगों का जीवन स्तर में सुधार का मतलब लोगों का जीवन स्तर निम्नतर से उच्चतर की ओर जाना चाहिए। अर्थात लोगों की यार करना बेटा आर्थिक विकास के स्तर में भी क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है बेटा, विकास का अर्थ एक गुणात्मक परिवर्तन से है। कैसे है बेटा? कि विकास का अर्थ कैसे है? गुणात्मक परिवर्तन से है। और इसमें याद रखना बेटा किसमें? विकास में। ठीक है, जिसका अर्थ बराबर कैसे निकाला मैंने आपको? गुणात्मक परिवर्तन से है। और जिसमें सदैव, ठीक है बेटा, जिसमें सदैव कैसी वृद्धि होती है? सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, कैसी वृद्धि होती है बेटा? सकारात्मक वृद्धि होती है, विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। मैं कहूं जैसे, है ना, कि मैं अशिक्षा का शिकार हूं, अज्ञानता का शिकार हूं, निर्धनता का शिकार हूं, या कहूं तो बेटा मैं गरीबी के अंदर कहूं तो बेटा पाया जाता हूं। समझ में आ गया? मेरे पास में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। समझ में आ गया? मेरे पास में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। समझ में आ गया? तो मैं अपने आप को विकसित नहीं कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरा क्या नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। समझ में आ गया? तो विकास क्या कहना चाहता है? कि विकास हर हाल में ये कहना चाहता है कि व्यक्तियों की लगातार, लोगों की लगातार यार करना बेटा क्या होनी चाहिए? यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में या व्यक्तियों का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। समझ में आ गया? दीर्घ जीवन होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए। समझ में आ गया? उच्च स्तरीय जीवन होना चाहिए। मानव का जीवन स्तर निम्नतर से कहां की ओर जाना चाहिए? उच्चतर की ओर जाना चाहिए। इसके अलावा अशिक्षा, असमानता, गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी, समझ में आ गया, आदि जैसी समस्याओं का क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए। या कहूं तो बेटा ये समस्याएं जो हैं क्या हो जानी चाहिए? गायब हो जानी चाहिए, या इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। ये विकास के सभी क्या बनते हैं बेटा? लक्ष्य बनते हैं। ठीक है, विकास, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? विकास। ठीक है, तो ये उतार लिया होगा बेटा आपने, है ना। और सबसे पहले अपन विकास के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे? विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखना बेटा, मिटा रहा हूं इसको मैं, है ना। अब कल जो मैंने कमेंट पढ़े बेटा, आपसे जो कमेंट यहाँ प्राप्त हुए मुझे, उन कमेंटों में मैंने कहा था आप बहुमत से बता दें मुझे, या तो ज्योग्राफी का ही लेसन स्टार्ट रखा जाए अगला जो भी है, या इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर मैं आपको यहाँ बीच में पढ़ा दूँ। तो कमेंट में बहुमत मुझे बेटा इकोनॉमिक्स की ओर ही मिला है ना, अर्थशास्त्र की ओर। इसलिए मैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जो है आपके बीच में लेके आया हूँ, है ना बेटा। देखिए, सामाजिक विज्ञान, और अब भले यहाँ डाल देना आपकी बुक्स कौन सी है बेटा? अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और यहाँ भी याद रखना बेटा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम डाल देना बेटा विकास। क्या डाल देना? विकास। अब आप ऐसा कीजिएगा बेटा ना, जो आपने फेयर कॉपी बना रखी है ना, उस फेयर कॉपी को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए आप, आधा आधा करके, है ना। जो स्टार्टिंग में चल रहा है वहाँ ज्योग्राफी हो जाएगी, और बीच में से जहाँ आप पार्टिसिपेट करोगे, समझ में आ गया, पार्ट करोगे
कॉपी को 2 भागों में बांटोगे, है ना, तो 2 भागों में बांटने के लिए कॉपी का लगभग मध्य का भाग निकाल लेना। आप निकाल लिया तो आगे ज्योग्राफी हो जाएगी, और जहाँ से आप बनाना चाह रहे हो बीच में से वहाँ से अर्थशास्त्र स्टार्ट कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी के लेसन के तुरंत बाद दिया आपने कौन सा चला दिया, अर्थशास्त्र का लेसन चला दिया है। प्रत्येक खंड अलग अलग आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तो मैंने इकोनॉमिक्स की हुई है और यहाँ मैंने जो है ज्योग्राफी की हुई है। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे अपन विकास की। काय की बात करेंगे? कि विकास की। ठीक है ना, तो देखना बेटा, तो विकास मैंने आपको पहले ही बता दिया, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना बेटा, कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होनी ही चाहिए। ठीक है, कि विकास क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होनी ही चाहिए। इसके अलावा निर्धनता, असमानता, अशिक्षा और बीमारी में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। और लोगों के आर्थिक स्तर में क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात समझ में आ गया? विकास एक अवधारणा है, एक प्रक्रिया है, वो कह रही है ये बात। ठीक है ना। अच्छा बेटा, तो काई में कमी आनी चाहिए, बोलो दोबारा। तो याद रखना बेटा, काई में कमी आनी चाहिए। अशिक्षा, असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, गरीबी और बीमारी, ठीक है, इन सभी में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। लोगों के आर्थिक स्तर में भी क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तियों का या लोगों का जीवन स्तर, कैसा स्तर? जीवन स्तर भी कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। बात समझ में आ गया? इसका मतलब लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विकास का अर्थ समझ में आ गया काई से है? गुणात्मक परिवर्तन से है। समझ में आ गया? गुणात्मक परिवर्तन से। अगर मात्रात्मक परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? वृद्धि कहा जाएगा। समझ में आ गया? वृद्धि कहा जाएगा उसे। तो वृद्धि की परिभाषा में तो हमें निकालना होता है मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि मैं यहां कह रहा हूं कि विकास का अर्थ बराबर कैसे है? गुणात्मक परिवर्तन से है। समझ में आ गया? इधर देखना बेटा, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में जनसंख्या पहले कितनी थी? ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स है ये, ठीक है। इस क्षेत्र की जनसंख्या पहले कितनी थी? 50,000, ठीक है। और याद रखना बेटा, अगली जनगणना होने तक इस क्षेत्र में याद रखना बेटा, यहाँ जनसंख्या जो है करीब पहुंच जाती है, लगभग मैं कहूँ तो 1 लाख हो गई। ठीक है, उदाहरण देके बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या पहले कितनी थी? 50,000, और याद रखना अब कितनी हो गई है? 1 लाख। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये उस नगर की याद रखना बेटा जनसंख्या में होने वाली क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, देखना बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा, काय की सुविधा? स्वास्थ्य की सुविधा, या कहूँ तो बेटा चिकित्सा की सुविधा, ठीक है, शिक्षा के साधन, काय के साधन? शिक्षा के साधन, समानता में, काय में बेटा? समानता में, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है। इसके अलावा रोजगार के साधनों में वृद्धि। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, कौन सी आय? राष्ट्रीय आय, है ना, और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों में याद रखना बेटा, जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इन आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मानव जीवन के लिए क्या होती हैं? बड़ी ही उपयोगी होती हैं। समझ में आ गया? अगर इन सारी चीज़ों में क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया? क्या नहीं होती है? इन सारी सुविधाओं का विस्तार नहीं होता है। तो याद रखना, इसे केवल क्या ही माना जाएगा? याद रखना बेटा, इसे केवल क्या ही माना जाएगा? वृद्धि ही माना जाएगा। और वृद्धि का संबंध बराबर कौन से पक्ष से होता है बेटा? मात्रात्मक पक्ष से होता है। ठीक है। अब सुनो, अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या 50,000 से क्या हो गई? 1 लाख, और जनसंख्या में याद रखना बेटा वृद्धि के साथ साथ अगर किसी क्षेत्र में इन सुविधाओं में भी, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, ठीक है, जीवन प्रत्याशा में, ठीक है, इसके अलावा समानता में, रोजगार में, राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में, है ना बेटा, क्या देखने को मिले? समझ में आ गया? अगर वृद्धि देखने को मिले तो इसे वृद्धि के साथ साथ क्या माना जाता है? विकास भी माना जाता है। ठीक है। और अगर इन सुविधाओं का क्या नहीं हुआ है? विस्तार नहीं हुआ है या विकास नहीं हुआ है, केवल जनसंख्या में ही हमें क्या देखने को मिली है? वृद्धि देखने को मिली है, तो इसे याद रखना बेटा क्या कहा जाता है? केवल वृद्धि ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आप घबराना मत बिल्कुल भी, एक एक चीज, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अपन। जहां प्रति व्यक्ति आय आया हुआ है, आएगा, प्रश्न बनेगा आपके लिए, मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं ना। और बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय से आपका क्या अभिप्राय है ना। बता दूं मैं आपको कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है ना। और प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है? कि देश की कुल आय में, ठीक है, किसी देश की कुल आय में
उसी देश की कहें तो बेटा कुल जनसंख्या का भाग देने पर याद रखना बेटा प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। जैसे कोई भी देश है और इस देश में याद रखना बेटा एक तो ले लेंगे अपन ऊपर क्या आ जाएगा राष्ट्रीय आय, क्या आ गया राष्ट्रीय आय या कुल आय। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय आय में रखना बेटा कौन सी जनसंख्या, वहाँ की कुल जनसंख्या का भाग देकर के याद रखना बेटा जो प्राप्त किया जाता है उसे ही मैंने आपको कह दिया बेटा क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है, या इसे ही याद रखना बेटा प्रति व्यक्ति बराबर क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब किसी भी देश में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, समझ में आ गया, एक निश्चित अवधि के दौरान क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग क्या है, समझ में आ गया, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बेटा, एक एक शब्द का आएगा। जीवन प्रत्याशा, जैसे अभी मेरे मुंह से एक निकला हुआ था वर्ड जीवन प्रत्याशा, है ना। अब जीवन प्रत्याशा को भी कई देशों में याद रखना बेटा मानव के विकास को मापने का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि मानव के जीवित रहने की संभावना का समय क्या है। ठीक है, और अलग अलग देशों में मानव के जीवित रहने का जो समय है, संभावना का जो समय है, उसे अलग अलग माना जाता है। ठीक है बेटा, जैसे 64 वर्ष तक जीवित रहता है, या किसी देश में 65 वर्ष तक मानव जीवित रहता है, जैसे किसी देश में 67 वर्ष तक मानव की जीवन प्रत्याशा मानी गई है, या किसी देश में मानव की जो जीवन की प्रत्याशा है वो 68 वर्ष या 70 वर्ष तक मानी गई है। तो हर देश के अंदर रखना बेटा मानव के जीवित रहने का जो समय है वो अलग अलग निकल कर आता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर। मैंने आपको बता दिया बेटा कॉपी के 2 पार्ट कर लेना। पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी आपकी ज्योग्राफी चली हुई है, और दूसरे वाले पार्ट में अर्थशास्त्र डाल करके पहले लेसन का नाम लिख देना बेटा विकास। क्या डाल देना, विकास। ठीक है, तो देखना बेटा विकास की सबसे पहले अपन निकालेंगे बेटा परिभाषा। क्या निकालेंगे, परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा निकालते बेटा, है ना, विकास की हम सब मिलकर निकालेंगे बेटा परिभाषा। ठीक है, और विकास क्या है या विकास से आपका क्या अभिप्राय है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है ना बेटा। देखिए भाई, विकास से आपका क्या अभिप्राय है, विकास से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, आंसर लिखना बेटा। विकास का मतलब क्या होता है कि विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विकास एक क्या है बेटा, प्रक्रिया है जिसमें आगे लिखना बेटा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ विकास एक क्या है बेटा, प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय, कौन सी आय बेटा, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ ठीक है, जिसमें क्या बेटा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ। लिख लिया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद में आगे आपको निकालना है कि निर्धनता, असमानता, अशिक्षा। ठीक है, आगे निकालो। मैंने बताया था ना आपको कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ आगे लिखना बेटा निर्धनता, असमानता दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, असमानता। एक वर्ड और लिख देता हूँ, अशिक्षा। ठीक है, निर्धनता, असमानता, अशिक्षा। ठीक है, एवं बीमारी में भी लिख देना बेटा क्या हो, कमी हो। क्या हो भाई, एवं बीमारी में भी लिख देना बेटा क्या हो, कमी हो। अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में, आगे लिखो बेटा, अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार हो। ठीक है, एवं लोगों के आर्थिक स्तर में, लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधारना चाहिए। ठीक है, आगे लिखना बेटा एवं
बीमारी में क्या भी हो, कमी भी हो, और आगे लिख देना बेटा लोगों के आर्थिक स्तर में क्या हो, सुधार हो, एवं आगे एक बात और लिखने बेटा, एवं उनका जीवन स्तर, ठीक है, एवं आर्थिक स्तर में क्या हो बेटा, आर्थिक स्तर में सुधार हो, लिख दिया बेटा। इसके अलावा एवं उनका जीवन स्तर भी लिख देना बेटा कैसा हो, ऊंचा हो, ठीक है भाई, एवं उनका जीवन स्तर भी कैसा हो, ऊंचा हो, ठीक है। तो भैया विकास एक ऐसी प्रक्रिया हो गई, ठीक है, जिसमें देखना बेटा मान लो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के पास में जब उनकी, याद रखना बेटा, अपनी प्रति व्यक्ति आय नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, या उस क्षेत्र में निर्धनता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, अशिक्षा पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है, या कहें तो बेटा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं का क्षेत्र में बराबर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, तो इसे याद रखना बेटा विकास की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। तो विकास क्या कहता है कि इन, समझ में आ गया बेटा, इन सारी समस्याओं का बराबर क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। समझ में आ गया। निर्धनता दूर होनी चाहिए, असमानता दूर होनी चाहिए, अशिक्षा दूर होनी चाहिए। समझ में आ गया। बीमारी का मतलब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तो ही याद रखना बेटा ये क्या कहलाता है, विकास कहलाएगा। समझ में आ गया। तो विकास का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि विकास का अर्थ बराबर कैसे है, समझ में आ गया, गुणात्मक परिवर्तन से है ना। और जिसमें भी याद रखना बेटा विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, और जिसमें भी याद रखना बेटा सदैव, समझ में आ गया, जिसमें भी सदैव बराबर क्या होती है, सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे मैं इधर कहूं बेटा कि इस क्षेत्र में केवल याद रखना पहले बेटा विद्यालय पाया जाता था, केवल मैं कहूं तो बेटा है ना, इस क्षेत्र में या इस गांव में केवल पहले 12th क्लास तक ही एक विद्यालय था। समझ में आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में, समझना ध्यान से, है ना। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो इसी क्षेत्र में, इसी गांव में याद रखना बेटा, ठीक है, धीरे धीरे क्या आने लगा, कॉलेज आने लगा। ठीक है। कॉलेज तक जो है विद्यार्थियों के लिए वहां जो है कहें तो बेटा वहीं के वहीं जो है अध्ययन करने लगे कॉलेजों के अंदर, है ना, कॉलेजों की पढ़ाई मिलने लग गई, यहाँ पे मिल गई बेटा। इसके अलावा कहूँ तो बेटा कुछ समय के बाद में कहूँ तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया, क्या भी आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया। ठीक है। यहाँ कहें तो बेटा इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्टरी की भी क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे। समझ में आ गया। या कहें तो बेटा शिक्षा के बहुत सारे केंद्र जो है यहाँ लगातार खोले जाने लगे। तो क्या कहेंगे इसे, समझ में आ गया, क्या कहेंगे इसे, इसे ही विकास कहेंगे। समझ में आ गया, क्या कहेंगे बेटा, इसे ही विकास कहेंगे। और विकास पहले विद्यालय था, फिर उसके बाद में मैंने कहा आपको बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया। ठीक है। डॉक्टरी की जो है बच्चे यहाँ क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ और भी अन्य प्रशिक्षण केंद्र जो है खोले जाने लगे। ठीक है। अन्य केंद्र खोले जाने लगे, शिक्षा से संबंधित आ जाएगा। तो क्या होगा, ठीक है, पहले केवल विद्यालय था, फिर उसके बाद में और भी शिक्षा के केंद्र जो है यहाँ खोले जाने लगे। तो याद रखना बेटा कई के अंदर, विकास के अंदर याद रखना बेटा सदैव कैसी वृद्धि होती है, सकारात्मक वृद्धि होती है। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, है ना बेटा। तो क्या कहा मैंने आपको कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ निर्धनता, असमानता, अशिक्षा और बीमारी में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, बीमारी में क्या हो बेटा, कमी हो, अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार। ठीक है। अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार एवं उनका याद रखना बेटा जीवन स्तर भी कैसा हो, ऊंचा हो। ठीक है। इसके बाद में लिखना बेटा ऊंचा हो, लिख देना बेटा विकास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, विकास कहलाता है। इसी क्रम में एक छोटी सी बात और हमें लिखनी है बेटा, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, ये बात और लिखनी है ना, अर्थात लगा के लिखना आ गया ना, अर्थात विकास का अर्थ कैसे परिवर्तन से है बेटा, गुणात्मक परिवर्तन से है। अर्थात विकास का अर्थ बराबर कैसे है बेटा, गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसमें भी सदैव लिख देना बेटा सकारात्मक, जिसमें भी सदैव याद रखना बेटा कैसी वृद्धि होती है, नकारात्मक नहीं, कैसी वृद्धि होती है, सकारात्मक वृद्धि होती है। जिसमें भी, आगे लिख देना बेटा, जिसमें भी, अर्थात विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसमें भी याद रखना बेटा कैसे, याद रखना जिसमें भी सदैव कैसी वृद्धि होती है, सकारात्मक वृद्धि होती है।
और विकास का अर्थ कौन से परिवर्तन से है? गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, तो आगे लिख देना बेटा कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसमें भी सदैव सकारात्मक वृद्धि होती है, जिसमें भी सदैव लिख देना बेटा कौन सी वृद्धि होती है? सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है जी। अगला हम निकालेंगे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय को वेरी वेरी मोस्ट कर देना। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है ना। अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि, ठीक है ना, और प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य क्या है कि किसी भी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में, समझ में आ गया, किसी भी देश के लोगों की या किसी भी देश के लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली, याद रखना बेटा, औसत आय को, कौन सी आय को? औसत आय को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। एक तो परिभाषा अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, काई की? प्रति व्यक्ति आय की। और एक कैसे निकालेंगे? याद रखना कि कुल आय में, है ना, कौन सी आय में? कुल आय में कुल जनसंख्या का बराबर क्या दे करके? भाग दे करके। समझ में आ गया? कुल जनसंख्या में, सॉरी, कुल आय में कुल, काई का बेटा? कुल आय में कुल जनसंख्या का, याद रखना बेटा, भाग देकर निकाला जाता है, तो उसे याद रखना बेटा प्रति व्यक्ति आय, या कहूं तो बेटा क्या कहा जाता है? औसत आय कहा जाता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र, तो ऊपर तो लिखोगे आप क्या? कुल आय या राष्ट्रीय आय। ठीक है, ऊपर तो क्या लिखोगे आप? कुल आय या राष्ट्रीय आय। बटे में नीचे क्या लगाओगे? बटे लगा करके नीचे क्या लिखोगे? कुल जनसंख्या। क्या लिखोगे? कुल जनसंख्या। ये प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का बराबर क्या है बेटा? सूत्र है। ठीक है, तो अगला लिखना बेटा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है बेटा अपना कि प्रति व्यक्ति आय से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो देखना बेटा, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि किसी देश के लोगों, किसी देश के लोगों, तो प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि, आगे लिख देना बेटा, किसी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में, किसी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली, ठीक है बेटा, प्राप्त होने वाली औसत आय, कौन सी आय? औसत आय। तो लिख देना पूरा कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि किसी देश में लोगों के एक निश्चित अवधि में, किसी लोगों के एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली, लिख दिया बेटा, औसत आय से है। किससे है? औसत आय से है। औसत आय से है, सीधी सीधी है बेटा, है ना, कि प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य, एक तो हमने क्या निकाल लिया कि कोई भी देश है और उस देश के लोगों की रखना बेटा एक निश्चित अवधि, है ना। एक निश्चित अवधि का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे मैं कहूँ तो बेटा 2 साल से तो हालांकि कोरोना की वजह से बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले, है ना, उससे भी पहले जो भी बैच रहा था बेटा, उसमें बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आया था 10th क्लास में कि वित्त वर्ष की अवधि बतलाइए, है ना, काय की अवधि बतलाइए, वित्त वर्ष क्या है। ठीक है, वित्त वर्ष क्या है। तो आपको भी अगर प्रश्न बन जाए कि बेटा कि वित्त वर्ष क्या है ना, कौन सा वर्ष क्या है, कि वित्त वर्ष क्या है, तो वित्त वर्ष की अवधि बतलाइए। ठीक है, तो याद रखना बेटा, भारत में, ठीक है, वित्त वर्ष की अवधि मानी जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, वित्त वर्ष की अवधि बराबर क्या निकालोगे, समझ में आ गया। तो वित्त वर्ष की अवधि बराबर याद रखना बेटा 1 अप्रैल से, कितने अप्रैल से, 1 अप्रैल से निकालना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से कितना, 31 मार्च। ये भारत में वित्त वर्ष की बराबर क्या कहलाती है, अवधि कहलाती है। तो वित्त वर्ष बराबर 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है,
जैसा कि आपको पता भी होगा बेटा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उसका समय काल भी याद रखना बेटा 5 वर्षों के लिए जो योजनाएं लागू की जाती हैं, है ना, और काई को विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, समझ में आ गया, आगामी 5 वर्षों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं किन्हें कहते हैं? तो प्रश्न में प्रश्न बनते हुए चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये है इकोनॉमिक्स, समझ में आ गया। और प्रश्न से कोई भी प्रश्न में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड आ गया तो उसी का मतलब क्या है, बन गया प्रश्न, समझ में आ गया। तो प्रश्न बनते जाएंगे और मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा, ठीक है बेटा। तो वित्त वर्ष का मतलब क्या है कि वित्त वर्ष का मतलब है याद रखना बेटा भारत में वित्त वर्ष की अवधि बराबर या वित्त वर्ष क्या है, यह समय क्या माना गया है, 1 अप्रैल से कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। मैंने कहा था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के, समझ में आ गया, कार्यकाल में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है क्या की गई, प्रारंभ की गई, समझ में आ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है क्या की गई, प्रारंभ की गई, ठीक है, और वो भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और याद रखना बेटा 31 मार्च को जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखना बेटा 1951 से 1956, समझ में आ गया, 1951 से 1956, यानी कि इधर देखो आपको भी समझ में नहीं आया हो तो 1 अप्रैल 1951 से आगे निकालना 31 मार्च और निकाल देना बेटा क्या आ जाएगा, 1956, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का बराबर क्या बतलाइए, समय काल बतलाइए। और यह पंचवर्षीय योजना जो है, समझ में आ गया, यह पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि बेटा कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई, ठीक है। तो यह पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को याद रखना बेटा स्टार्ट होती है और उसके बाद में 31 मार्च 1956 को क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद में जो भी अगली पंचवर्षीय योजना आएगी यानी कि दूसरी, समझ में आ गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना देखना बेटा कि पहली पंचवर्षीय योजना कहाँ समाप्त हो गई, 31 मार्च हो गई ना, अरे बोलो 31 मार्च 1956 को समाप्त हो गई। तो अगली डेट क्या आ रही है, अप्रैल स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल समझ में आ गया, उसके बाद में आगे फिर बढ़ा दो, है ना, 1 अप्रैल जो भी सन रहेगा वहां से और लास्ट में वही दोबारा से कहां तक, 31 मार्च तक याद रखना बेटा अगली पंचवर्षीय योजना जो है क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और अब तक हमारे भारत देश में याद रखना बेटा 12, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। और इन्हीं याद रखना बेटा इन्हीं जो 5 वर्ष की योजनाएं होती हैं, है ना, इन्हीं 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके बीच बीच में कभी कभी याद रखना बेटा 1 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं भी लागू होती हैं, समझ में आ गया, 1 वर्ष की वार्षिक योजनाएं भी लागू होती हैं, समझ में आ गया, जिनको कहा जाता है वार्षिक योजनाएं। क्या कहा जाता है, वार्षिक योजनाएं, समझ में आ गया। तो वार्षिक योजनाएं कितनी, 6 वार्षिक योजनाएं, कितनी, तो यानी कि याद रखना बेटा 12 तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत देश में अब तक लागू हो चुकी हैं, इसके अलावा 6 वार्षिक योजनाएं भी लागू हो चुकी हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा ना कि 5 वर्ष की कोई पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, कंप्लीट हो गई, है ना, तो उसके बाद में अगली पंचवर्षीय योजना अगर अपने निर्धारित समय पर क्या नहीं हो रही है, प्रारंभ नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो अगली पंचवर्षीय योजना अगर अपने निर्धारित समय पर क्या नहीं हो रही है, प्रारंभ नहीं हो रही है, और बीच में याद रखना बेटा 1-1 वर्ष के हिसाब से मान लो बेटा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 वार्षिक योजनाएं भी हो सकती हैं, समझ में आ गया। तो बीच बीच में याद रखना बेटा 1-1 वर्ष की क्या लागू होती हैं, वार्षिक योजनाएं लागू होती हैं, समझ में आ गया। लेकिन कब लागू होती हैं, जब कोई भी पंचवर्षीय योजना जो अपने निर्धारित समय से क्या नहीं होती है, प्रारंभ नहीं होती है, समझ में आ गया। इन्हें ही वार्षिक योजनाएं कहा जाता है। और कितनी, 6, कितनी, 6, समझ में आ गया। अब तक याद रखना बेटा 1951 से अब तक यानी कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जहां तक लागू हुई हैं, समझ में आ गया, इनके बीच में 6 वार्षिक योजनाएं जो है क्या हो चुकी है बेटा, लागू हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखना बेटा प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब किसी देश के लोगों और किसी देश के लोगों की याद रखना बेटा एक निश्चित अवधि में, है ना, किसी देश के लोगों और आगे क्या निकालना बेटा, एक निश्चित अवधि में, ठीक है, किसी देश के लोगों की ओर जोड़ देना बेटा यहाँ पे, है ना, किसी देश के लोगों की, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब दोबारा निकालते हैं बेटा अपन कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि किसी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि का मतलब यही लिख देंगे अपन, है ना, कि लगभग क्या मानेंगे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से कितना समय, 31 मार्च, यही मान लो, है ना, 1 अप्रैल से कितना, 31 मार्च। इसे रखना बेटा 1 लेखा वर्ष भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, 1 लेखा वर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित अवधि हो गई, क्या हो गई, एक निश्चित अवधि। तो प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली बराबर काय से है, औसत आय से है ना। एक तो ये निकालेंगे, या
लगा करके दूसरी परिभाषा लिखना बेटा कि जब देश की कुल आय को, जब देश की कुल आय को, जब देश की, याद रखना बेटा कौन सी आय को, कुल आय को, याद रखना बेटा काई से, कुल आय को लिख देना बेटा काई से, कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। जब देश की कुल जनसंख्या को, सॉरी, जब देश की कुल आय को, ठीक है, काई से, कुल जनसंख्या से, काई से बेटा, कुल जनसंख्या से, तो जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से, ठीक है, आगे निकालना बेटा, भाग देकर निकाला जाता है, भाग देकर निकाला जाता है, ठीक है। तो जब किसी देश की, रखना बेटा, कुल आय को काई से, कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे याद रखना बेटा, उसे प्रति व्यक्ति आय लिख दो आगे, उसे प्रति व्यक्ति आय, उसे प्रति व्यक्ति आय ऑब्लिक इसे ही कह देना बेटा, इसे ही औसत आय कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है, ठीक है, औसत आय कहा जाता है। नीचे लिखना बेटा इसी प्रश्न के आंसर में कि प्रति व्यक्ति, ठीक है, आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर, सूत्र है एक तरह से ना, प्रति व्यक्ति आय को हमने कैसे ज्ञात किया था, ठीक है। तो ऊपर लिखना बेटा राष्ट्रीय आय बटे का निशान लगा के नीचे लिख देना बेटा कुल जनसंख्या, क्या लिख देना, कुल जनसंख्या, और प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट कर देना। आता है बेटा ये प्रश्न 1 नंबर के लिए ना, कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, कि किसी भी देश में निवास करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या कमा रहा है, समझ में आ गया, और काय के अंदर, एक निश्चित अवधि के अंदर, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय वेरी वेरी मोस्ट कर देना प्रश्न को। आंसर क्या रहेगा बेटा कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि किसी भी देश में, समझ में आ गया, एक निश्चित अवधि में, समझ में आ गया, लोगों की, याद रखना बेटा, प्राप्त होने वाली कौन सी आय से है, औसत आय से है, निकाल दिया। तो प्रति व्यक्ति आय की सीधी सीधी परिभाषा बना देना बेटा, एक तो कि प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी भी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली कौन सी आय से है, औसत आय से है, ठीक है। या जब देश की, याद रखना बेटा, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो इसे ही, याद रखना बेटा, प्रति व्यक्ति आय, या इसे ही, याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र बराबर ये रहा बेटा, ऊपर तो मैंने क्या लिख दिया आपको, राष्ट्रीय आय, और नीचे क्या लिख दिया बेटा, प्रति व्यक्ति, सॉरी, ऊपर तो लिख दिया मैंने आपको राष्ट्रीय आय, और नीचे क्या लिख दिया, कुल जनसंख्या, ठीक है बेटा। तो ये प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का क्या हो जाता है बेटा, सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र राष्ट्रीय आय या कुल आय, बात एक ही है, ठीक है ना, और बटे नीचे कुल जनसंख्या आ जाएगा, क्या कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, ठीक है। और एक प्रश्न और बताया था मैंने आपको बीच में कि भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल से कितना माना जाता है, 31 मार्च, ठीक है। एक निश्चित अवधि भी कह सकते हैं इसे अपन, है ना, एक लेखा वर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट कर दिया है बेटा, जहां तक आपको आज पढ़ा दिया गया है वहां तक, ठीक है। फेयर कॉपी के अंदर होमवर्क करते रहना पूरा, समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट जो भी वीडियो अपन लेके आएंगे, प्रति व्यक्ति आय से आगे बढ़ेंगे। कहां से बढ़ेंगे आगे बेटा, कि प्रति व्यक्ति आय से आगे अगला क्वेश्चन आएगा अपना कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, है ना बेटा, कि कौन सी आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न अपन अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। और उसमें भी याद रखना बेटा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या बनेगी कि एक लेखा वर्ष में, है ना, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय भी प्रति व्यक्ति आय की तरह वेरी वेरी मोस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन लेके आएंगे बेटा राष्ट्रीय आय के लिए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तब तक अपना होमवर्क पूरा करें, है ना बेटा, और पढ़ें घर पे, ठीक है बेटा।